नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में भूगोल का अध्याय नंबर 4 कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इससे पहले हमने इसका थ्योरी और प्लस इनका आंसर क्वेश्चन इसी में कंप्लीट मैंने बताए हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कृषि के बारे में। कृषि के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो कृषि के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कृषि कैसे की जाती है और कृषि क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पादन करती है। अगर आप देखो, कृषि एक प्राथमिक क्रिया क्यों माना जाता है? क्योंकि कृषि किया जाता है और ये एक कच्चे माल के रूप में होता है, प्राथमिक अवस्था में होता है, इसीलिए प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। और यह हमारे लिए खाद्यान्न क्या करता है? उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। अब यहाँ गन्ना को ही ले लो। गन्ना से क्या बनता है? गन्ना क्या है? एक प्राथमिक क्रियाएं हैं के अंतर्गत शामिल होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है, जब इसको किसी मशीनों के द्वारा चीनी बनाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रिया। चीनी क्या है? एक द्वितीय क्रिया है। तो ये क्या है? एक माल पैदा करता है, खाद्यान्न उत्पादन करता है। समझ रहे होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादकों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। तो ऐसी चीजें जो हैं जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि जो है प्राथमिक अवस्था में ही बेचा जाता है ना। और इनका आगे देखते हैं। कृषि देख सकते हो, ये चावल का। अब देखते हैं कि कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, तो कृषि के जो प्रकार से हैं, जैसे को हो गया फर्स्ट पॉइंट में देखो तो जुताई। तो जुताई हम लोग पहले करते हैं, जिससे क्या होगा? जो मिट्टी की जो भुरभुरे हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में देखो तो बुआई हम लोग करते हैं। बुआई का मतलब बीज बोना। थर्ड पॉइंट में देखो तो निराई करना, तो उसको एक नलियां जैसे बनाना है। फोर पॉइंट में देखो तो सिंचाई करते हैं। फिर क्या करते हैं भाई? सिंचाई करते हैं मतलब पानी हम लोग डालते हैं। तो कृषि की क्या क्या प्रक्रिया के द्वारा जो खेती की जाती है, इसी के बारे में बताया गया है। देखो फिर है खाद या उर्वरक डालना, मतलब जो खाद है या उर्वरक हम लोग डालते हैं। 6 पॉइंट में देखो तो कीटनाशक डालते हैं, कि जब हम लोग खाद डालने के बाद पौधे निकल आते हैं तो क्या करते हैं? कीटनाशक डालते हैं। क्यों डालते हैं? कीड़े मारने वाली दवाएं हम लोग छिड़कते हैं। फिर देखते हो कटाई, फसल पकने पर कटना। जब कोई कृषि की जाती है या कृषि किया जाता है तो उस समय क्या होता है? फसल पकने के बाद उसको कटाया जाता है। तो इस सब के प्रोसेस से क्या हो जाता है कि ये सब प्रोसेस क्या करता है? कृषि की जो प्रक्रियाएं हैं पूरा करता है। अगर ये सब नहीं होगा कृषि प्रक्रियाएं, तो कृषि अच्छी तरह नहीं होगी। आगे की क्वेश्चन थ्योरी को देखते हैं। देखो दलदलाई, गहरी और बलुआ में से हम देखते हैं। अब देखते हैं कि कृषि प्रणाली किस प्रकार की, कितनी तरह की कृषि प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ। जैसे देखो तो गहन निर्वाह कृषि एक है, निर्वाह कृषि, इसके बाद वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। ये सब जो कृषियां हैं 4 तरह के हैं। अरे इनको डिटेल से समझेंगे कि निर्वाह कृषि क्या है, गहन कृषि क्या है, और वाणिज्यिक कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या है, इसको डिटेल से समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। जो प्रारंभिक अवस्था में कैसे अपने निर्वाह किया जाता था। जब आप अपने पूर्वजों को देखते होंगे तो वो निर्वाह कृषि हो गया, सिर्फ अपने खाने के लिए ही करते थे, दूसरों को बिजनेस वगैरह में के लिए पर्पज से नहीं की जाती थी। तो ये निर्वाह कृषि हो गया। अब देखो इसका जो क्या दिया हुआ है, तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि इस तरह की खेती जमीनों के छोटे टुकड़ों पर होती है। जो निर्वाह कृषि जब की जाती है एक छोटे से जमीनों में की जाती है। तो इस तरह की खेती में क्या क्या होता है? आदिम औजार और पारिवारिक समुदायों की श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है अपने परिवारों के द्वारा
उस जमीनों पर एक छोटे से टुकड़ों पर क्या करते हैं, आदिम औजार मतलब जो परंपरागत औजारें हैं उससे खेती की जाती है। और क्या किया जाता है, यह खेती मुख्य रूप से मानसून और जमीनी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। जब ये निर्भर तब करेगी जब वहाँ की मानसूनी अच्छी हो, वहाँ जमीन की जो उर्वरता अच्छी हो, है ना। तो ये किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए किसी फसल की चुनाव किया जाता है। मतलब जो जीविका निर्वाह कृषि जो है वहाँ के जलवायु के अनुसार, वहाँ की जो उत्पादन कैसी हो रही है इसी के अनुसार वहाँ पर उस तरह के फसलों की उत्पादन किया जाता है ना। समझ गए होंगे कि निर्वाह कृषि क्या है। अब देखते हैं कि कृतन दहन कृषि या कृतन दहन प्रणाली क्या है, या हम इसे बोल सकते हैं स्थानांतरित कृषि। ये दोनों आप बोल सकते हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखो कर्तन दहन प्रणाली क्या है या स्थानांतरित कृषि। किसान जंगल के टुकड़ों के को साफ करके अर्थात पेड़ काटकर जलाते हैं। मतलब जब कोई किसान या कोई भी व्यक्ति जब जंगल को काटकर वो क्या करता है, एक जमीन का टुकड़ा वो साफ करता है और उसमें क्या करता है, देखो तो परिवार के जीविका निर्वाह के लिए खेती करते हैं। मतलब अपने परिवार को पलने के लिए क्या करते हैं, एक जीविका निर्वाह करता है। कहने का मतलब है काम करता है, उसमें खेती करता है। और क्या करता है, जमीन और उर्वरता कम होने के बाद किसी जमीन के टुकड़ों को साफ करके खेती करते हैं। मतलब उर्वरता कम होने के बाद किसी और जमीनों में जाकर वहां क्या करता है, जंगलों को काट कर फिर वहां पर खेती करने लगता है। मतलब ये स्थानांतरित कृषि हो गया। जब उनकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो एक नई जगह में जाकर क्या करते हैं, वहां पर एक बड़े खेती लायक एक जमीन बनाते हैं, साफ करते हैं जंगल वगैरह। तो ये हो जाएगा कृतन धन प्रणाली या स्थानांतरित कृषि। आप इसे डिटेल से समझ लोगे। और इसका जो मैंने पीडीएफ जो है अपना डिस्क्रिप्शन या अपना टेलीग्राम में जाके अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाके भी इसको पढ़ सकते हो। अब देखते हैं गहन निर्वाह कृषि। अब ये गहन निर्वाह कृषि क्या है इसको समझते हैं। गहन निर्वाह कृषि, तो गहन निर्वाह कृषि में क्या दिया हुआ है, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड या साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। मतलब जो गहन निर्वाह कृषि होते हैं एक छोटे से भूखंड में होते हैं, लेकिन वो अधिक श्रम करते हैं, अधिक काम करते हैं। और क्या होता है, अधिक धूप वाले दिनों से संयुक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। कहने का मतलब कि वो अधिक धूप वाले क्षेत्र हैं, जलवायु उर्वरक वाला क्षेत्र भी है। लेकिन ये क्या है, आपको याद रखना कि गहन निर्वाह कृषि के बारे में जब भी पूछे तो एक पॉइंट याद रखना कि एक वर्ष में एक से अधिक या अनेक प्रकार के अधिक फसलों की उगाई की जाती है गहन निर्वाह कृषि में, है ना। तो ये एक ही जमीनों पर अधिक फसलें उगाई जाती है, अनेक प्रकार के फसलों की पैदावार की जाती है, उसे हम गहन निर्वाह कृषि कहेंगे। ये इन पॉइंट अगर आपने ऐड कर दिए तो इनका जो गहन निर्वाह कृषि का जो पूरा डिफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। तो ये सब क्या होता है कि एक ही खेत में होता है, रोपा जा सकता है। अब देखते हैं कि वाणिज्य कृषि के बारे में। वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि क्या है आपको पता चल गया कि वाणिज्य मतलब व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि। अब फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इस प्रकार की कृषि मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। मतलब जो वाणिज्य कृषि होती है वो आधुनिक निवेश, मतलब वो सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से मतलब उच्च किस्म के बीजों और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या देखो सेकेंड पॉइंट में दिखा है, कृषि के जो वाणिज्य इसका स्तर
विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। अगर आप देखो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्टेट में क्या है कि अलग अलग फसलों की उगाई की जाती है वहां पर, जलवायु की जो विभिन्नता की वजह से। अब देखो उदाहरण के लिए हरियाणा, पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब में देखो तो चावल सबसे ज्यादा वाणिज्य किया जाता है, व्यापार की जाती है। परंतु ओडिशा में ये एक जीविका फसल है। अगर आप ओडिशा में जाओगे तो जो चावल है एक जीविका फसल है, मतलब चावल खेती की जाती है अपने खाने के लिए, उसको बेचने के लिए नहीं। समझ गए होंगे। अब देखते हैं रोपण कृषि। क्या है? रोपण कृषि। रोपण कृषि में समझते हैं कि ये एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही है। मतलब रोपण कृषि भी क्या है? एक वाणिज्यिक कृषि है। बेचने के उद्देश्य से हम खेती करते हैं, जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। क्या फसल? एकल फसल बोई जाती है, मतलब एक ही फसल बोई जाती है, जिसमें अधिक पूंजी निवेश या श्रम का प्रयोग होता है। मतलब अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता है और काम करने की भी आवश्यकता होती है। भारत, इसके उदाहरण में आप देखो तो भारत में चाय हो गया, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि, ये क्या है? रोपण कृषि। हम रोपते हैं इसको, है ना। और ये अधिक समय लेते हैं और इनको एक बार रोपने के बाद 1 2 3 4 साल क्या करते हैं कि हमें देते रहते हैं फल वगैरह। अब देखते हैं कि गहन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती के बीच के अंतर को। अब देखो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इनको समझेंगे। तो अगर इसको देखो, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के ये छोटे भूमि जोत और सीमित भूमि में की जाती है। वही आप वाणिज्यिक कृषि में देखो तो ये बड़े भू क्षेत्र जोत किया जाता है, मतलब बड़ी भूमि है और उसी में जोता जाता है। वही अगर आप प्राचीन जीविका निर्वाह कृषि में देखो तो एक छोटे से भूखंड में जोता जाता है और सीमित भूमि होती है, राइट। अब देखो प्रारंभिक जीवन जीविका, सेकंड पॉइंट दिया है प्रारंभिक तकनीकी और उपकरण, उदाहरण जैसे कुदाल, खुदाई करने वाली छड़ी। तो ये सब क्या किया जाता है? उपयोग की जाती है। अगर आप तकनीकी के मामले में देखो, उपकरण के मामले में कुदाल से की जाती है, खुदाई की जाती है, इस तरह से ये खेती की जाती है। क्या? जीविका निर्वाह कृषि। वही आप देखो वाणिज्य कृषि में आधुनिक तकनीक और उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फिर देखो जीविका निर्वाह कृषि में स्थानीय और बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है ना। फिर देखो स्थान, यहाँ देखो एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती है इसमें। वही इसमें एक ही फसल पर ध्यान दिया जाता है वाणिज्यिक कृषि में, है ना। और यह सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाता है वाणिज्यिक कृषि में? निर्यात के लिए ही इसको क्या किया जाता है? कृषि की जाती है, राइट। अब देखो इनका क्या क्या जो निर्वाह कृषि हो गया, वो कौन कौन सा जो फसलें उगाता है। देखो मुख्य रूप से आजीविका और खाद्य उद्यान फसलों का उदाहरण देखो, धान और गेहूं। ये क्या है? एक निर्वाह, सिर्फ खाने योग्य के लिए हम खेती करते हैं। वही मुख्य रूप से व्यापार के लिए अगर देखा जाए तो गन्ना हो गया, चाय हो गया, ये कॉफी हो गया, ये सब एक वाणिज्यिक कृषि हो गया। इसको हम खाते नहीं है, इसको हम बेचते हैं, राइट। आगे की ओर देखते हैं। अब देखते हैं कि ऋषि कृषि ऋतुएं क्या है। मतलब जो कृषि के लिए ना अलग अलग ऋतुएं होती है और ये मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 प्रकार के रूप में बांटा गया है। इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं, रबी, खरीफ और जायद। ये 3 प्रकार की ऋतुएं पाया जाता है। अगर ये ऋतु नहीं है, ये एक तरह का एक बांटा गया है और इसी में क्या किया जाता है? अलग अलग रबी, खरीफ, जायद जैसी फसलें उगाई जाती है, राइट। अब देखें रबी फसलें क्या है। रबी फसलें क्या है, इसको समझते हैं। तो रबी फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से
दिसंबर के मध्य में बोई जाती है। मतलब जो रबी फसलें हैं वो अक्टूबर से दिसंबर तक मध्य में बोई जाती है। मतलब उसको बोया जाता है। फिर क्या किया जाता है, गर्मी ऋतु में अप्रैल जब हो जाता है, अप्रैल से जून के मध्य वो काट ली जाती है। जैसे आप देखो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि ये मुख्य रबी फसलें हैं। समझ गए होंगे। फिर देखते हैं कि खरीफ फसल क्या है। खरीफ फसलें क्या है। फर्स्ट पॉइंट में देखो तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ साथ जून जुलाई में बोई जाती है। मतलब जो खरीफ फसलें हैं कब बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। अब देखो इसका क्या, देखो सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, जैसे खरीफ ऋतु की जो फसलें चावल, मक्का, जवरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सब क्या है, खरीफ फसलें हैं। मतलब इनका आप सिंपल सा एक अगर डिफिनेशन दो तो आपको याद रखना है कि खरीफ फसल ऐसी फसलें हैं जून से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। उदाहरण के लिए बजरा, अरहर, मूंग, मक्का, चावल, ये सब आप उदाहरण में दे सकते हो। इतना दे दोगे खरीफ फसल का पूरा जो डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि जायद फसल क्या है और जायद फसल के बारे में समझते हैं। जायद फसल क्या है, तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच गर्मी ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। अब क्या मतलब कि रबी और खरीफ फसल जब दोनों के बीच जो ऋतुएं आता है, गर्मी ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज हो गया, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। तो गन्ने की फसलों को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो जायद फसल में आप इसको सब्जियों से रिलेट कर सकते हो। जैसे सब्जियां किसमें उगाते हैं, सब्जी कम से कब उगाते हैं, अगस्त में उगाते हैं, तो अगस्त अक्टूबर में उगाते हैं। तो ये जायद फसल हो गया। जैसे तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां जब उगाते हैं, यही जायद फसलें हो गया। एक जायद कृषि भी बोल सकते हो। अब देखते हैं कि कृषि की मुख्य फसलें, कि कृषि के क्या क्या जो फसलें हैं समझते हैं। जैसे हो गया खाद्य फसल। खाद्य फसल में क्या क्या चीज आती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, तिलहन हो गया, और ये सब क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं। मतलब हम इसे खाते हैं। वही नकदी फसल में अगर आप देखो तो नकदी फसल कैसे फसल होते हैं कि हमने बोया, तुरंत 2-3 महीना में हमें वो मिल गया, तुरंत हमें क्या हो गया, पैसे मिल गया। जैसे चाय हो गया, कॉफी, रबड़, जूट, कपास, ये सब क्या है, नकदी फसल है। हमें जैसे इसको बेचते हैं और पैसा हमें मिलते हैं, तुरंत मिलता है। वही बागवानी फसल क्या है, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जियां हो गया, ये सब एक बागवानी फसलें हो जाएगा, क्योंकि हम एक बागान में इसको रोपते हैं। ओके। अब देखते हैं कि भारत में मुख्य फसलें क्या क्या है। तो भारत में मुख्य फसलें देखो, भारत में मुख्य रूप से चावल है, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि फसलें उगाई जाती है। तो ये सब जो भारत में सबसे ज्यादा अगर उगाया जाता है तो चावल उगाया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखना कि भारत के मुख्य फसलों के रूप में आप इसे रिलेट कर सकते हो। चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, आप जितने भी चीजें आपने पढ़ी है ना, वो सब आप ऐड कर सकते हो। अब आगे की ओर देखते हैं कि अब देखते हैं कि मुख्य फसलें का जो डिफिनेशंस हैं उनको समझते हैं। मुख्य फसलें, तो चावल, चावल एक क्या है, मुख्य फसलें है। अब इसको समझते हैं कि भारत में चावल अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है। हमारे देश में दुनिया से चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश भारत है। अब देखो, जब हम चावल की
बुआई करते हैं, है ना, तो उस समय हमें जलवायु, बुआई कटाई वगैरह करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जलवायु में होती है, कितनी तापमान चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कौन सा खेती कहाँ कहाँ की जाती है, तो इस सब की भी जानकारी होनी चाहिए। चावल में पूछा जाता है। देखो जलवायु में देखो, तो जलवायु धान एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है। जो धान जो है उष्ण कटिबंधीय फसल है और गीले मानसून में अच्छी तरह से बढ़ता है। आप देखोगे मानसून में क्या होता है, वर्षा होता है, और वर्षा होने के साथ क्या होता है, जो मिट्टियां होता है कीचड़ होने लगती है ना, तो उसी मिट्टी में क्या होता है, अच्छी तरह से पैदावार होती है। भाई तापमान कितना जरूरी है, तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भारी आर्द्रता अपेक्षित है, मतलब इतना होना चाहिए। वर्षा कितनी वजह चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ऊपर, इसे गर्मियों में भारी वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो कम से कम अगर वर्षा होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। अब देखते हैं कि खेती के क्षेत्र, मतलब जो खेती कहाँ कहाँ की जाती है। उत्तर में, उत्तर और पूर्वी भारत के मैदान और तटीय क्षेत्रों और डेल्टाओं क्षेत्र में की जाती है। अब देखो पूर्वी क्षेत्र में क्या क्या चीजें आएगा, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, उस उत्तर प्रदेश हो सकता है, झारखंड हो गया पूर्व में, और भी पश्चिम बंगाल वगैरह हो गया। ये सब क्या है, खेती के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। और पूर्व से अगर रिलेट करो पंजाब हरियाणा, और सिंचाई की मदद से पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश राजस्थान के कुछ हिस्से भी आते हैं। अब देखते हैं कि गेहूं के बारे में, गेहूं के बारे में समझते हैं। गेहूं दूसरे सबसे खाद फसल है, मतलब चावल के बाद जो है ना गेहूं जो है खाद फसल है, दूसरा नंबर में आता है। ये उत्तर में और देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्य खाद फसलें हैं। जब आप जाओगे उत्तर के साइड में और पश्चिम के साइड में, इनका मुख्य खाद फसल हो जाएगा गेहूं। अब मृदा तापमान, मृदा के कौन कौन से प्रकार में इसको किया जाता है, जैसे जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में की जाती है। तापमान कितना जरूरी है, वृद्धि के समय ठंडा मौसम तथा कटाई के समय तेज धूप होनी चाहिए। वही वर्षा की बात करो तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, मतलब वर्षा कितनी चाहिए भाई, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। खेत के क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ की जा सकती है ये, दक्कन के उत्तर और पश्चिम में, उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया और पश्चिम में राजस्थान वगैरह हो जाता है, और काले मिट्टी के क्षेत्र में गंगा सतलुज के मैदान में अधिक पैदावार की जाती है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से स्टेट क्या हैं सबसे ज्यादा पैदावार करते हैं गेहूं का। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान है। अब देखते हैं मोटे अनाज, मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज का जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, ज्वार हो गया, बजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं। अगर आपको पूछा जाए मोटे अनाज के कुछ उदाहरण दीजिए, तो मोटे अनाज में ज्वार, बजरा और रागी, ये सब क्या है, मोटे दाना होते हैं, इसलिए मोटे अनाज कहा जाता है। हालांकि क्या है, हालांकि इनको अनाज के रूप में जाना जाता है, किंतु उनमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है, मतलब जो प्रोटीन वगैरह पोषक तत्व जो न्यूट्रिशंस हैं हमें ज्यादा मिलती है मोटे अनाज से। सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि ज्वार क्षेत्र या उत्पादन के संबंध में तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। ज्वार क्षेत्र मतलब ज्वार जो है गेहूं के बाद तीसरे नंबर में। अब देखते हैं बाजरा के बारे में, इसके बारे में, बाजरा के बारे में। तो मृदा के प्रकार, कौन कौन से जो मृदाएं में इसको उगाया जा सकता है, जैसे हो गया बालवा मृदा में, उथली पुथली मिट्टी में उगाई जा सकती है। फिर देखो तो बजरा उत्पादक राज्य कौन कौन सा स्टेट
जो इसको उगाता है, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा, इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनका रागी का। तो मृदा के प्रकार, रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और ये लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। अब ये कौन सा बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी, ये सभी तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। अब रागी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य में आप कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब स्टेट में क्या किया जाता है? रागी को उगाया जाता है। अब देखते हैं इनका मक्का। मक्का कहाँ कहाँ की जाती है, कितना डिग्री सेल्सियस, कितना तापमान होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, ये सब हमें पता होनी चाहिए। यह एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने जब 10th क्लास की एग्जाम दी थी तो यही सब पूछा गया था। मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ये एक खरीफ फसल है। मक्का क्या है, हम भोजन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और चारे के लिए भी किया जा सकता है। और ये कौन सी फसल है? खरीफ फसल। अब इनकी उत्पादन के लिए, अब इसको बुआई तपाई के लिए क्या क्या तापमान होने चाहिए, कितना होना चाहिए? जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में उगाई जाती है। कितनी? 21 से 27 सेल्सियस तापमान। मृदा के अगर प्रकार देखो तो पुरानी जलोढ़ी मिट्टी और अच्छी प्रकाशित उगाई जाती है। खेती के क्षेत्र में अगर देखो तो पहाड़ाना जैसे बिहार में उगाई जाती है, मक्की रबी की ऋतु में उगाई जाती है। तो ये सब आपको याद रखना है, इसको पढ़ लेना आपको। इसका जो पीडीएफ है ना, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, या हम इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका जो पीडीएफ है डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अब देखते हैं मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से स्टेट करता है इसका उत्पादन सबसे अधिक। देखो, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो याद रखना, ये सब स्टेट मक्का को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है और उगाती है। अब यहाँ देखेंगे आधुनिक निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजें, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। अगर देखो सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो उच्च किस्मों के बीज आने लगे हैं, उर्वरक जो है और खाद है वो भी उस तरह के होने लगे हैं, मतलब एक बनाया गया, सिंचाई का उपयोग को सुधारा गया। तो इससे क्या होगा कि जो पैदावार है अच्छी तरह से हो रही है। अब देखते हैं इस दालें के बारे में। दाल के बारे में पूरा समझते हैं, ये दाल के बारे में भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। मतलब दालें जो है ना, बहुत बड़े भूभाग में जिसको खेती की जाती है, लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता भी किया जाता है। उपभोक्ता मतलब हम लोग लेते भी दाल बहुत, आप देखोगे दाल आप खाते हैं, है ना, सब्जी वो बनाते हैं। नंबर 2 है शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है। इसका क्या मतलब है कि जब कोई मांसाहारी नहीं है, आप उसे दाल के साथ खिला सकते हैं। तूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, मसूरी हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। 3 पॉइंट में देखो तो दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, कम नमी की आवश्यकता है, और इन्हें सूक्ष्म परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है, अतः इन्हीं फसलों की जो आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। अब देखते हैं दाल उत्पादक राज्य। दाल उत्पादक राज्य भारत में
मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ये सब क्या है? मुख्य उत्पादक राज्य, आपको पढ़ लेना। अब देखते हैं कि खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्यान्न फसल, मतलब खाद्यान्न के अलावा भी कौन कौन से फसल हैं, इनके बारे में भी पढ़ना आवश्यकता है। अब देखो गन्ना, तो ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब ब्राजील के बाद गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वो है भारत। याद रखना। जलवायु क्या चाहिए गन्ने के लिए? ये गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। सेकंड पॉइंट देखो, मृदा के प्रकार क्या होना चाहिए? ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियों पर अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। आप कोई भी मिट्टी, चाहे काली मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, आप उगा सकते हो। तापमान की बात करो तो तापमान की आवश्यकता 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होती है। इतने के बीच क्या होना चाहिए? तापमान होनी चाहिए, टेम्परेचर होनी चाहिए। वर्षा को देखो, वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। इन दोनों के बीच वर्षा होनी चाहिए, है ना, तभी अच्छी पैदावार होगी। अब देखते हैं प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से। उत्तर प्रदेश को देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये सब जो स्टेट हैं सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक करता है। अब देखते हैं तिलहन। तिलहन भी एक क्या है? बहुत मसला है, तो इसको समझते हैं। भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। जैसे हो गया, इसमें तिलहन में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरड़ी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत के मुख्य तिलहन। आपको याद रखना, सोयाबीन हो गया, अरड़ी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, ये सब क्या है? तिलहनी फसल। अब देखो, दुनिया में मूंगफली का जो उत्पादन चीन में हो प्रथम करता है, भारत में दूसरा हो जाता है। मूंगफली सबसे बड़ा चीन करता है प्रथम नंबर में, दूसरा में भारत। रेपीसीड उत्पादन में कनाडा प्रथम, चीन दूसरा, भारत दुनिया में तीसरा है भारत रेपसीड उत्पादन में। अब देखते हैं चाय। चाय के लिए क्या जलवायु होना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। तो दुनिया में चाय उत्पादन में 2020 की में चीन प्रथम और भारत दूसरा पर था। अब देखो जलवायु क्या चाहिए? उष्ण कटिबंधीय और उप उष्ण कटिबंधीय, जैसे हो गया गर्म आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होती है ना, ये समझ गए होंगे। मृदा प्रकार, गहरी उपजाऊ और अच्छी तरह से सूखी मिट्टी जैसे हुमस और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध होती है। फिर देखो वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। उच्च आर्द्रता और लगाकर वर्षा, पूरी वर्षा समान रूप से वितरित होती है। फिर देखो कहाँ कहाँ की जाती है? प्रमुख चाय उत्पादक राज्य जैसे हो गया असम, पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है? ये जगह है जो कि चाय सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अब देखो कॉफी। आप कॉफी के रेस्टोरेंट में पी होगी, तो ये कॉफी किस तरह है, कहाँ बोया जाता है, इसको समझते हैं। तो चाय की तरह कॉफी को भी बागानों में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? बागानों। भारत में सबसे पहले यमन से अरबिक किस्म की कॉफी को उगाया गया था। यमन से लाया गया था अरबिक किस्म की कॉफी। शुरुआती में कॉफी को बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाया गया था। मतलब बाबा बुदन एक पहाड़ियां हैं, वहां पर क्या है? उगाया गया था सबसे पहले। अब ये बागानी फसलें हैं, ये कहाँ कहाँ से आया, कैसे आया, इसको समझते हैं। तो बागानी फसलें, तो सन 2017 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। मतलब 2017 का रिपोर्ट देखो
तो दूसरा स्थान भारत को मिला है सब्जी उत्पादन। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंधा गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अब देखते हैं आखाद्य फसलें। आखाद्य फसलें मतलब जो खाद्यान्न फसलें नहीं है, ये कौन कौन से हो जाएंगे भाई? जैसे हो गया रबड़। रबड़ क्या है? हम इसे नहीं खाते हैं। अब देखो कि रबड़ भूमध्य रेखाएं क्षेत्रों की फसलें हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। मतलब ये भूमध्य क्षेत्र में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। रबड़ क्या है? कच्चा माल। हम लोग रबड़ के पेड़ में देखा हो, वहां पर एक काटा जाता है और वहां से क्या किया जाता है? रबड़ निकाला जाता है। वो कच्चे माल में होता है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। अब देखो वर्षा कितनी होनी चाहिए? इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाले नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर देखो रबी नहीं, रबड़ है। रबड़ उत्पादक राज्य क्या है? इसमें मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में भारी पहाड़ियों में उगाया जाता है। समझ गए? इसे आप बढ़िया तरह समझ। अब देखते हैं कपास। कपास के बारे में समझते हैं कि कपास कहाँ से आया, कपास कैसे उगाया जाता है, कौन सा मृदा में उगाया जाता है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। मतलब ये भारत में ही था। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल था। अगर आप सूती कपड़ा देखो तो 1947 से पहले जो कपास से क्या बनाया जाता, सबसे ज्यादा सूती के कपड़े पहने जाते थे। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत। अब देखो मृदा के प्रकार, कौन कौन से मृदा में उगाई जा सकती है कपास को। जैसे दक्कन पठार के जो शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रयोग की जा सकती मानी जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। अब देखो तापमान कितनी होनी चाहिए, और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकताएं होती है। अब देखते हैं गेहूं। गेहूं उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये गलत है, इसको आप छोड़ सकते हो। जो मैंने इसको ऐड करी है ये क्या है? गलत है, आप इसको छोड़ देना, इसको नहीं पढ़ना है। आप इतना लिख लोगे हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। अब देखते हैं जूट। ये जूट भी एक फसलें हैं जो, अब जूट के बारे में समझते हैं। जूट जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। मतलब जूट के लिए ना अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ की मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। और जूट मुख्य उत्पादक हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जैसे स्टेट में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि ये बाढ़ के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। जहाँ पर बाढ़ सबसे ज्यादा अधिक होती है वहां की मिट्टियां होनी चाहिए। अब देखो सांख्य वर्तन क्या है, आपने पहले बार सुने होंगे। भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसल बदल बदल कर बोना को हम क्या बोलते हैं? शास्य वर्तन। अब इसको समझते हैं। जैसे आप एक भूखंड है, जिनमें हमने चावल उगाया। क्या उगाया? चावल। चावल के बाद गेहूं उगाया,
गेहूं के बाद उगाया मैंने सब्जी उगाया, तो हम लोग क्या करते हैं एक ही वर्ष में अलग अलग फसलों को उगाकर क्या करते हैं उसकी उर्वरक क्षमता को बनाए रखते हैं। तो ये क्या है, एक शाकीय वर्तन कहा जाएगा। ओके, समझ गए होंगे। अब देखो चकबंदी क्या है, बिखरी हुई कृषि जुतों अथवा खेतों एक साथ मिलकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना। अब देखते हैं हरित क्रांति के बारे में। कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का जो प्रयोग, आधुनिक तकनीकी, अच्छी खाद और उर्वरक का प्रयोग करने में कुछ फसलों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि की हरित क्रांति है। हरित क्रांति का जो है ना जब हुआ तो क्या हो गया, जितने भी फसलें हैं खासकर सबसे ज्यादा अगर वृद्धि हुई है तो गेहूं का, साथ ही चावल वगैरह का जो क्या है उच्चतम किस्म के जो बीज हैं क्या क्या बनाया गया, हरित क्रांति हुआ। अब देखते हैं हरित क्रांति की क्या क्या हानियां हैं। क्या हरित क्रांति आने के बाद क्या हानियां हमें झेलनी पड़ी या क्या हानियां अभी भी है। अब देखो हानियां क्या है, अत्यधिक रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण। हम लोग क्या कर रहे हैं, अत्यधिक जो केमिकल्स प्रयोग कर रहे हैं खाद का, तो इससे क्या हो गया, निम्नीकरण हो रहा है। हम फसल तो उगा रहे हैं उसके लिए, लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, निम्नीकरण होने लगता है, उसका जो उर्वरक क्षमता खत्म होने लगता है। सिंचाई की अधिकता से जल स्तर नीचा होना। तो हरित क्रांति के आने के पश्चात हमें क्या मिला, अधिकतर हम सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई के कारण क्या होती है, तो वर्षाएं जल है वो क्या करते हैं, नीचे चला जाता है जमीन के नीचे। नंबर 3 पॉइंट में अगर देखो तो भारत क्या है, जैव विविधता वाला समाप्त क्या है, जैव विविधता समाप्त हो रही है। जैव विविधता समाप्त हो रही है का मतलब बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो जीव जंतु हैं वो भी खतरे में पड़ रहे हैं, चाहे जमीनी को चाहे उसकी बात करो जीव जीव जैसे में जमीन में रहने वाले। नंबर 4 में है अमीर और गरीब किसानों के मध्य अंतर बढ़ गया है। कि अमीर और गरीब किसानों के मध्य क्या अंतर बढ़ गया। अब बोलेगा कैसे अंतर बढ़ गया, अब समझो एक गरीब आदमी उच्च किस्म के बीज कैसे लाएगा, क्योंकि पास उसका जो जो बीज हैं इसके पैसे ही नहीं है, इतने पैसे नहीं है, वो कैसे लगा पाएगा। तो ये एक अमीर गरीबों का जो डिफरेंस को क्या करता है, दर्शाता है। अब देखते हैं श्वेत क्रांति। अब देखो यहाँ हरित क्रांति आपने समझ ली किससे संबंधित है, गेहूं चावल वगैरह से। अब देखते हैं श्वेत क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति क्या है, दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके। मान समझ गए होंगे कि श्वेत क्रांति जब पूछा जाता है ये दूध उत्पादन से है। और इसमें क्या किया गया था कि जो अधिकतम नस्लों मतलब दूध का उत्पादन किया जाए, इसको क्या क्या अच्छी तरह के नस्लों या पशुओं को क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, मतलब उसको ऐसे इंजेक्शन वगैरह क्या क्या जो है उसको किया गया, सुधारा गया। अब देखते हैं कि भारत अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। कि जो भारत जैसे देश में अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, मतलब इकोनॉमिकली जो एग्रीकल्चर है वो कैसे इम्पोर्टेंट रखता है हमारे देश के लिए, कैसे एक है वो देखते हैं। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है और इसी से क्या चलता है हमारा देश। हर एक लोगों को क्या मिलता है, खाना मिलता है। लगभग दो तिहाई आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर सीधे निर्भर है। क्या है, सीधे निर्भर है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है, मतलब जो भारत में है ना अर्थव्यवस्था मुख्य भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं कहाँ पर निर्भर है, कृषि पर। यह सकल घरेलू उत्पाद का 26% है, मतलब जीडीपी का 26% भाग खुद करता है। यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा करता है और उद्योगों के लिए कई कच्चे मालों का उत्पादन करता है।
मतलब जो लोगों को क्या करते हैं, खाना प्रदान करते हैं, और कच्चे माल में भी उद्योगों के लिए प्रदान करते हैं। समझ गए होंगे क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखो कि कृषि की विशेषताएं, कृषि की क्या विशेषताएं हैं, क्या इम्पोर्टेंट है कृषि की, भारतीय कृषि की। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया है, किसानों के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं। मतलब अपने के लिए करते हैं, अपने खाने के लिए करते हैं। सेकेंड पॉइंट में दिया है, विभिन्न प्रकार की जो कृषि गतिविधियों में पशु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप देखो आज भी गांव में जाओ तो वहां पर देखने को क्या मिलता है कि पशुओं के द्वारा क्या किया जाता है, कृषि गतिविधियों को पूरा की जाती है, कृषि प्रक्रिया की जाती है, जुताई किया जाता है। नंबर 3 में देखो पॉइंट, किसान मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर होती है। किसान क्या, जब मानसून आ जाता है, वर्षा होने लगती है, तब क्या है, वो खेती करता है, मतलब एक निर्भर होता है मानसून में। अब देखो भारतीय कृषि पर भूमंडलीय के प्रभाव, भारतीय कृषि पर भूमंडलीय के प्रभाव क्या है, अब कैसे इसको समझोगे। देखो नंबर फर्स्ट पॉइंट दिया है, भारतीय किसानों को उन उत्पादकों के लिए अस्थिर कीमतों के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सेकेंड पॉइंट में दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और घरेलू स्तर पर कृषि उत्पादकों की कीमतें पर व्यापार उदारीकरण का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि अन्य देश की नीतियों का पालन करते हैं। नंबर 3 पॉइंट में देखो तो फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत के साथ बड़ा परिवर्तन हुआ। मतलब धीरे धीरे जब इफेक्ट पड़ा, जो भारतीय कृषि में बहुत सारे इफेक्ट पड़ा है, आप देख सकते हो। इस नवाचार बुनियादी ढांचों में निवेश, क्रेडिट विपणन और प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार के साथ आधुनिक अवधानों के उपभोग में अलौकिक वृद्धि हुई। ये सब है भारतीय कृषि पर भूमंडलीय के प्रभाव। अब देखते हैं कि भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारण, मतलब भारत में क्या है, खाद्यान्न फसल घट रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, इसका क्या कारण है, इसको हमें समझना है। देखो फर्स्ट पॉइंट में देखो, गैर कृषि उपयोग के साथ साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी हो रही है। सेकेंड पॉइंट में देखो, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है। मतलब हम लोग ज्यादातर खाद का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, इस कारण से भी क्या हो जाता है, मृदा निम्नीकरण होने लगती है, कम उपज होने लगती है, ये सब समस्याएं हैं। नंबर 3 पॉइंट है, असमंजस तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जलक्रांति और लवणता की समस्या को उत्पन्न किया है। समय से वर्षा नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम है। 4 पॉइंट में देखो तो अत्यधिक भू उपयोग, भू जल दोहन के कारण भूमि जल स्तर की गिर गया और इस कृषि लागत में वृद्धि। मतलब जो पानी के जो निचले स्तर से जो भूमि जल है, वो उनका अधिक दोहन होने के कारण वो नमी नहीं मिल पाती है, अपर्याप्त भंडार क्षमता तथा बाजार का अभाव, ये सब समस्याएं हैं। मतलब इन्हीं के कारण क्या भारत में खाद्य उत्पादन नीचे गिर रहे हैं, घटते जा रहे हैं, कि हम कम उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सब समस्या है, इन्हीं वजह से आप इसको डिटेल से पढ़ लो, अच्छी तरह से समझ लोगे, आया आप इसे लिख लो। अब देखो भारत में किसानों के सामने चुनौतियां, मतलब भारतीय किसानों के बीच क्या क्या चुनौतियां हैं अभी। देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया है, मानसून की अनिश्चितता, मतलब हमें पता ही नहीं है कि मानसून में वर्षा होगी या नहीं होगी। अब बीते दिनों में देखो तो 2022 से 2023 में कई ऐसे क्षेत्र में वर्षा ही नहीं होगी, अगर वर्षा भी होगी तो एक बार होगी। तो ये क्या है, मानसून की अनिश्चितता, हमें पता ही नहीं है कब बारिश होगी कि नहीं होगी इस साल। यह भी एक चुनौतियां किसानों के लिए है। सेकेंड पॉइंट में तो देखो
तो गरीबी और ऋण का दुष्प्रभाव, मतलब गरीब के कारण उसको ऋण नहीं मिल पाता है। तो यह भी एक चुनौतियां एक भारतीय किसानों के बीच आन पड़ी है। नंबर सी है, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं लोग, मतलब काम के तलाश में। क्यों? क्योंकि समय पे वर्षा नहीं होती है ना, ये सब वजह है। नंबर 4 पॉइंट में देखो, तो सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में कठिनाई और बेचैनी नहीं, मतलब जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वो सरकार की जो परियोजना क्या बोले योजनाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो रही है, ये सब वजह है भारतीय किसानों के सामने ये सब चुनौतियां अभी हैं। अब देखते हैं भारत में कृषिगत सुधारों के उपाय, मतलब हम किस तरह से भारतीय कृषि को सुधार सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं, इनके बारे में समझें। फर्स्ट पॉइंट में देखो, तो अच्छी सिंचाई व्यवस्था, जैविक खाद, आधुनिक कृषि यंत्रों आदि का उपयोग, मतलब इनका कहना है कि अगर हम अच्छी कृषि करना चाहें तो हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, हमें उर्वरक मतलब खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। आधुनिक कृषि यंत्र मतलब ट्रैक्टर या कोई ऐसे इलेक्ट्रिक चीज का उपयोग करना चाहिए जिससे अधिक पैदावार होगी। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया, क्या सुधार करनी चाहिए, किसानों की प्रत्यक्ष सहायता, बैंक खाता में सहायता रकम का सीधा पहुंचना, मतलब सहायता राशि देनी चाहिए किसानों को। नंबर सी है, सरकारी सहायता या सस्ते ऋण देना चाहिए उन लोग को। बिजली पानी की सुलभता होनी चाहिए, मतलब जो किसान है वहां तक एक टाइप से कह सकते हो कि खेत तक बिजली पहुंचाना। बाजारों तक सुगमता होना चाहिए कि वो आसानी से बाजार में जाके कुछ सब्जी या जो भी फसलें उगाए हैं उसको बेच सकें। बाढ़ या सूखे, चक्रवात, आग और कीट आदि से बचाव के लिए फसल बीमा होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य ग्रामीण बैंक और किसान कार्ड आदि उनका होना चाहिए। नंबर 3, कृषि संबंधित शिक्षा, मौसम संबंधित जानकारी देना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सेमिनारों, आयोजनों और आम किसान की पहुंच उन तक होना। कृषि विधायक, कृषि विद्यालय, विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और उपयोग। अब देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार, मतलब जो भारत सरकार या स्टेट सरकार ने क्या क्या चीजें अभी भी सुधार किए हैं किसानों के लिए। अब क्या देखो, फर्स्ट पॉइंट में दिया है किसानों को बीमा सुविधा देना, मतलब उन्होंने दिया, कुछ कुछ लोगों को दिया। नंबर 2 है सहकारी बैंक का विकास कर किसानों का ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। फसलों के समर्थन मूल्य में उचित निर्धारण पर प्रोत्साहित करना। मौसम संबंधित सूचनाओं के समय समय पर प्रसारित करना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। नंबर, कृषि संबंधित नवीन तकनीकी और औजारे और उर्वरक आदि संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारित करना। ये सब अगर होगा तो सरकार कर सकती है संस्थागत सुधार। इससे क्या होगा, कृषि की जो पैदावार होगी अच्छी होगी, विकास होगा। अब देखते हैं इनका जो क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब मैंने कहा था कि इनका कंप्लीट एक ही वीडियो में करेंगे। बहुविकल्प प्रश्न है। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो आपने मैंने मैंने इस चीज को पढ़ाए हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या मैंने कहा था, केला। केला एक बार उपाओगे 5-6 महीना 10 महीना बहुत सारा 1 साल 2 साल चलेगा। तो क्या है, रोपण कृषि है, लंबे चौड़े साल क्षेत्र में उगाया जाता है, बड़ी क्षेत्र में आप देखोगे। नंबर 2, इनमें से कौन सी रबी फसल है। हमें पढ़ा था कि रबी फसल कौन से होंगे, चना हो जाएगा।
चना, तो चना द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल क्या है? दालें, मोटे अनाज, जवरा या तिल? मैंने इस चीज को पढ़ाया था कि क्या हो जाएगा भाई, इनमें से कौन सी फलीदार फसलें हैं? तो आपको यहाँ फलीदार फसलें हैं, तो फलीदार फसलें में ये हो जाएगा दालें। क्या हो जाएगा? दालें। ये बहुत फलीदार फसल है, क्योंकि आप इसको उगाओगे ना बहुत सारा कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे को स्लाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है, ये 30 शब्दों में देना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट के लिए। एक ही फसल का नाम बदल के नहीं, एक ही फसल का नाम बताएं, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण है। मतलब एक पेय फसल बताना है और उसे उगाने के लिए क्या क्या अनुकूल भौगोलिक होने चाहिए, कितनी तापमान होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, इस सब का हमें वर्णन इस करना है। तो आंसर क्या है? चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, चाय को ही ले लो, एक पेय फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमांस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले क्षेत्रों में क्या क्या उगाया जाता है? चाय की खेती के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और फल रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। समझ गए? इसको आप लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिटेल से हम नहीं एक्सप्लेन करना है, आपने ऑलरेडी इस चीज को मैंने पढ़ी है चाय के बारे में, आप वहां से भी रिलेट कर सकते हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताना है जहां ये पैदा की जाती है और उन क्षेत्रों का विवरण भी दे जहां उगाई जाती है। आंसर की है, भारत चावल की मुख्य खाद्य फसल है। ये भारत के उत्तर और पूर्वी मैदानों के तटीय क्षेत्र में डेल्टाओं प्रदेशों में उगाई जाती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 30 शब्दों में देना है, इतना ही देना है। सरकारों द्वारा किसानों के हित के किए गए संस्थागत सुधार कार्य में की कार्यक्रमों की सूची बनाइए। मतलब सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए, इनका एक लिस्ट बनाना है। अब देखो क्या, आजादी के पश्चात सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में संस्थागत सुधार करने हेतु जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की उच्च प्राथमिकता दी गई। 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी जैसी घटनाओं में सफल फसलों को बचाने हेतु फसल बीमा योजना लागू की गई थी 1980 या 1990 में। फिर देखो, तो यहाँ दिया गया है फसलों को कम शरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए विभिन्न ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी समितियों की स्थापना की गई। नंबर देखो, तो न्यूनतम समर्थन को ऐलान का प्रावधान किया गया ताकि बिचौलियों और दलालों द्वारा किसानों का शोषण न हो। दलालों द्वारा 5 पॉइंट में दिया है, किसानों के फायदे के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। तो ये सब जो है सरकार ने अपनी सुधार किए किसानों। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या है? भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं कि यह क्या कर रहा है कि दिन प्रतिदिन हम शहर की ओर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या कर रहे हैं, वनों को कटाई कर रहे हैं, है ना, और भूमि कम हो रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत बहुत चीजें, है ना। तो ये क्यों कम हो रही है, इसका और आगे इनसे क्या क्या होने वाला है, कल्पना करो अगर इसको भूमि कम किया जाए, इसको बताना है। भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि में कमी आ गई। भूमि के
आवासन इत्यादि गैर कृषि उपयोगों तथा कृषि के बीच बढ़ती भू की प्रतिस्पर्धा के कारण कृषि भूमि में कमी आ गई। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ घटता उत्पादक देश के भविष्य की सुधार खाद्य सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर आप देखो, अधिकांश जनसंख्या क्या है, कृषि तो करता है, लेकिन धीरे धीरे कृषि को रोक करके वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस वजह से कम भूमि पर क्या की जा रही है, खेती की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट के चिन्ह है, क्योंकि हम फसल कम उगा रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इससे भुखमरी जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। अब आगे क्या दिया हुआ है, कुछ अर्थव्यवस्थाओं का मानना है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों की भविष्य अंधकारमय है। मतलब अगर अधिक जनसंख्या होगी और अब छोटे से भूभाग में हम खेती कर रहे हैं तो ये क्या होगी, अंधकारमय भविष्य होगी, क्योंकि हमें खाना नहीं मिलेंगे, है ना। ये सब प्रॉब्लम्स है। भारत में इस 60 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है, मतलब 25 करोड़ हेक्टेयर खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है, एक व्यक्ति का। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद क्या होगा, संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो आपने समझ लिया होगा कि किसानों की स्थिति क्या होगी। अब देखते हैं प्रश्न 3, 120 शब्दों में इनका क्वेश्चन देने हैं, आंसर्स देने हैं 120 शब्द। अब इनका पूरा देखो कैसे देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। मतलब कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए, क्या क्या उपाय करे हैं। यह क्वेश्चन आंसर भी है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। क्या क्या देखो, नंबर 1, स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई, है ना। आप किसी की जमीन को नहीं कर सकते हो, जमींदारी नहीं चलेगी। नंबर बी है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। मतलब जब प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रहा था तो उन लोग मेनली फोकस की गई थी भूमि सुधार, मतलब भूमि को सुधारा गया, किसका जमीन है उसी का होगा। नंबर सी, पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी। नंबर डी, न्यूनतम सहायता योजना, बीमा फसल के प्रावधान, कृषि निवेश तथा सुधारों जैसे ऊर्जा और उर्वरक के लिए सहायकी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी समितियों की स्थापना, है ना, किसान इत्यादि, ये सब उन्होंने करी। आप इसे पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। जो भारत पर जो वैश्वीकरण के प्रभाव क्या पड़े, इन पर हमें एक टिप्पणी करनी है। अब देखो कैसी टिप्पणी करनी है भाई, यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, भारत में क्या है, वैश्वीकरण के प्रभाव भारत में वाणिज्य फसलों के उत्पादन में प्रोत्साहन मिला। कि हम लोग वैश्वीकरण क्या है, हम दूसरे देश को क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उससे हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी जो मजबूती फसलें होगी, वाणिज्य होगी। सेकेंड पॉइंट में देखो, कृषि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की ढांचागत सुधार जैसे प्रौद्योगिकी बदलाव, बाजार और सुविधा शाख विस्तार आदि वैश्वीकरण का ही परिणाम है। ये सब जितने भी हुए, प्रौद्योगिकी बदलाव हुआ, बाजार हो गया, ये सब वैश्वीकरण की वजह से हुआ। अगर हम अपने ही देश में सीमित रहें
तो ये हम दूसरों के देश से हम नहीं सीख पाएंगे। तो यह एक वैश्विक पीरियड का एक लाभ मिले है। नंबर 3 पॉइंट अगर देखो तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, पीली क्रांति वगैरह परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की फसलें के उत्पादन में बढ़त समय होगी। अब 4 पॉइंट देखो, कृषि उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। कार्बनिक कृषि को प्रोत्साहन मिला। जीन क्रांति अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी अवधारणाओं का कृषि का इस्तेमाल किया गया जाने लगा, जिसके अंतर्गत नए संकर किस्मों के बीजों का आविष्कार किया गया। तो ये सब है, आप इसे पढ़ सकते हो। इसका तो पीडीएफ हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो अगर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला है, इसको पढ़ना है। अब क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। मतलब क्या कह रहा है, मैंने ऑलरेडी इसको थ्योरी में पढ़ चुका है, कि पढ़ा चुका है मैंने। चावल की खेती कौन से मिट्टी में कितने वर्षा होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर, कौन सा काल में तापमान कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह कुछ चीज को मैंने पहले डिस्कस करी है, पढ़ाए हैं। आप वहां से भी कर सकते हो और यहाँ भी आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, भारत में अधिकांश लोगों को खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। अधिकांश आर्द्रता 100 मीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्व मैदान तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल फसलें उगाना संभव हो पाया। चावल जून जुलाई में दक्षिणतम पश्चिम मानसून पवनों से शुरू होने पर उगाया जाता है। ये पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है, राइट। तो ये आज का जो पूरा चीजें हैं मैंने कृषि के बारे में बताए हैं, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लिए काफी है। और मैंने इसको डिटेल से मैंने कम शब्दों में मैंने पूरी चीज़ों को कंप्लीट कराए हैं। और इसका जो पीडीएफ है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल्स हैं इसको हम यहाँ अपलोड कर देंगे, इसमें ज्वाइन कर सकते हो मैं भी। और वहाँ पर क्या करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर भेजते रहता हूँ, तो आप वहाँ भी कर सकते हो, या आप पीडीएफ में इसका डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही चाहिए।